नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं गिग वर्कर के बारे में। दरअसल ये विषय चर्चा में क्यों है, तो राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर को सहूलियत देने के लिए और उनका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्तावित विधेयक लेकर के आई है, एक बिल लेकर के आई है जो प्रस्तावित कानून है। अब इस प्रस्तावित कानून में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं गिग वर्कर से संबंधित। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इसी विषय के बारे में। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि गिग वर्कर जो हैं भारत में कितनी संभावनाएं हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए न केवल राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। इससे संबंधित बातें यह भी जानना ज़रूरी है कि भारत में जो ब्लू कॉलर जॉब है और वाइट कॉलर जॉब उस क्षेत्र में लगभग 56% की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि ये गिग इकोनॉमी की संभावनाएं हैं और ये डेटा वर्ष 2022 का है। इससे संबंधित बातों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बीपीएससी की क्लासेस शुरू की गई हैं संस्कृति आईएएस की तरफ से, और इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं इनको भी अब आप लोगों को समझना है। सबसे पहली बात यह है कि ये फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी कराई जाएगी। 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होंगी। इसकी वैधता तब तक होगी जब 1 वर्ष पूरा हो जाए, अर्थात कोर्स को शुरू होने और ख़त्म होने की बात की जा रही है। इसमें आप असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 2 कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नियमित क्लास टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ प्रत्येक विषय खंड के प्रिंटेड नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि फीस कितनी है। तो फीस जो है उसमें 50% की छूट दी जा रही है। आपके सामने ये डेटा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें ईएमआई की सुविधा भी दी गई है। अगर एक बार में आप फी देने में सक्षम नहीं हैं तो आप ईएमआई की सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। बाकी अगर और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की बात करते हैं कि क्या कुछ हम समझने वाले हैं। ये उस पेपर की कटिंग है जिसमें ये खबर प्रकाशित हुई है। राजस्थान पासेस विल एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर किसके लिए, तो गिग वर्कर के लिए। इसको लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। अब इसी विषय को एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। चर्चा में इसलिए है कि गिग वर्कर पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 लाया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है। राजस्थान राज्य का है तो इसलिए राजस्थान गिग वर्कर पंजीकरण इत्यादि। ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक सुरक्षा इन्हें सुनिश्चित किया जाए। गिग वर्कर की बात की जा रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं जोमैटो, स्विगी लगातार आप देख रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अपनी प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देते हैं। अब इन सभी बातों को, जो बातें कही जा रही हैं, उन सभी को संक्षेप में समझ लेते हैं। प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन आधारित सेवाएं देने वाले लोग और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को हम गिग वर्कर कहते हैं। जैसे आपने खाना ऑर्डर किया, आपके घर एक मेल या फीमेल, जो कोई भी है, फीमेल भी काम कर रही हैं, उन्होंने आपको खाना डिलीवर कर दिया। हालांकि 10 मिनट के अंदर इत्यादि इत्यादि बातें लगातार हुई थी। उसको लेकर के बहुत विवाद भी हुआ था कि जोमैटो ने ये कहा था कि हम 10 मिनट के अंदर आपको खाना डिलीवर करेंगे। तो उसको लेकर के चर्चा इस बात की हुई थी कि 10 मिनट के अंदर खाना देने का मतलब ये है कि जो डिलीवरी बॉय है उसके जान को हम जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये बातें हुई थी। अब बात ये हो रही है कि जो व्यक्ति आपके घर खाना पहुंचाता है, आपने स्विगी, जोमैटो या किसी भी एप्लीकेशन से आपने बुक किया है, वो व्यक्ति वहाँ पर अनियमित है। अनियमित कहने का मतलब ये है कि जो नियोक्ता है, अर्थात जहाँ पर वो सेवाएं अपनी दे रहा है, जिस व्यक्ति को सेवाएं दे रहा है, वो वहाँ पर अस्थायी नहीं है। वो जितनी सेवा देगा उतना ही उसे टिप मिलेगा, उतने का ही परसेंटेज मिलेगा। अगर सेवा नहीं, अर्थात ऑर्डर नहीं आता है, तो फिर उसको काम भी नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है कि उसको उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलने वाला है अगर वो वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर नहीं करता है। समस्या ये है कि उनके सामने कई सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है, ना ही जॉब की गारंटी है, और ना ही आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो पाता है। कई बार ये कंपनियां उनसे जो परसेंटेज लेती हैं वो ज़्यादा होता है और उनको लाभ बहुत कम होता है।
कई बार हमने ये भी देखा है कि मानवीयता के आधार पर कुछ लोगों ने इन गिग वर्कर की मदद भी की है। तो इन गिग वर्कर के सामने जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने जो प्रस्तावित बिल लेकर के आई है, उस प्रस्तावित विधेयक में या बिल में हम बात कर लेते हैं क्या क्या बातें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले ये विधेयक है, अर्थात विधेयक का मतलब यह है कि यह एक प्रस्तावित कानून है जो पास होने के बाद अंतिम चरण के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, विधेयक की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रयोज्यता की बात की जा रही है कि इसका उद्देश्य कह सकते हैं आप, एग्रीगेटर जो हैं, जो सभी डेटा को एकत्र करते हैं और डेटा को एकत्र करने के साथ साथ डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे कोई नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब जो जॉब दे रहा है। आप एक कह सकते हैं कि फूड डिलीवर करने वाली कोई कंपनी है, जैसे जोमैटो है। जोमैटो वहाँ पर उन सभी जो वर्कर हैं उनके लिए नियोक्ता का काम कर रही है, जो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अर्थात जॉब देने वाला नियोक्ता है और वहाँ पर बाकी लोग जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। कल्याणकारी बोर्ड के गठन की बात कही गई है और ये कहा गया है कि ये जो बोर्ड है ये कार्य क्या करेगा, तो जो गिग श्रमिक हैं उनके लिए कल्याण उपायों की देखरेख करेगा कि दरअसल जो उपाय इसमें किया गया है उन उपायों का सही ढंग से पालन हो रहा है, उसे लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस जो कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो श्रम विभाग के मंत्री करेंगे। पंजीकरण और विशिष्ट आईडी भी यहाँ पर जारी किया जाएगा ताकि उनकी पहचान की जा सके कि ये गिग वर्कर हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो गिग श्रमिक हैं या एग्रीगेटर हैं उनको पंजीकृत किया जाएगा। गिग वर्करों को आईडी कार्ड देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से जो श्रमिक हैं वो भी योगदान करेंगे और साथ साथ जो नियोक्ता हैं उन पर कुछ कल्याण उपकर लागू किया जाएगा। और ये कहा गया है कि ये जो कल्याण उपकर लागू किया जाएगा वह 2% से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकार की सहायता भी होगी और एग्रीगेटर द्वारा इसमें भुगतान किया जाएगा। कितना, तो 2%। प्रत्येक लेन देन के मूल्य के 1% से कम ये होगा। जितना लेन देन होगा उसके 1% से कम का इसमें योगदान देना होगा ताकि उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ एग्रीगेटर द्वारा जमा करने की जो बात है कि कब वो जमा करेगा इसमें धनराशि, तो ये कहा गया है माह के पहले 5 दिनों के भीतर इसमें जमा कर देना है, मतलब जो अंश उसको जमा करना है। साथ ही साथ श्रमिकों के अधिकार की बात करें तो उसके लिए कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत करना होगा और गिग जो श्रमिक हैं उनको उनके सभी अधिकारों को मान्यता देने का काम भी इसमें किया जाएगा। एक से अधिक अगर इसमें यह भी समझना जरूरी है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो जोमैटो पे भी काम कर रहा है और स्विगी पे भी काम कर रहा है, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहा है, जहां से ऑर्डर आया उस टी शर्ट को बदल करके और चल दिया। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि जो कल्याण बोर्ड है उसके साथ पंजीकृत किया जाएगा और उनके जो अधिकार हैं वो इसलिए आप उन अधिकारों को सुनिश्चित नहीं करेंगे या उनके अधिकारों को नहीं देंगे कि ये एक से अधिक प्रदाताओं अर्थात जो सेवा ले रहे हैं या जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। वो चाहे तो 2 या 3 किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कितने भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है और करने के साथ साथ आप उस आधार पर इनकार नहीं कर सकते। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं की बात करें तो कल्याण बोर्ड यह सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाएगा। दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य से संबंधित अन्य जो स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा, इन सबको जोड़ेगा और इन सब से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लागू करेगा। शिक्षा से संबंधित अन्य लाभ भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया है और ये क्या करेगा, अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, भुगतान में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको देखेगा, भुगतान में देरी को देखेगा, लाभों से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं उन सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वेब पोर्टल के माध्यम से भौतिक साथ ही साथ ऑनलाइन शिकायत भी किया जा सकता है और ये कहा गया है नियोक्ता द्वारा जो कदम उठाई गई हैं या आपत्तियां हैं उन सभी आपत्तियों का भी समाधान किया जाएगा। एक अपीली प्राधिकरण होगा और प्राधिकरण के साथ साथ ये कहा गया है कि यह एक अपीली प्राधिकरण है। अनुपालन और जुर्माने की बात करें तो जो एग्रीगेटर है, जो डेटा इकट्ठा कर रहा है और सब कुछ नियोक्ता के रूप में भी काम कर सकता है, तो अनुपालन करना अनिवार्य है।
अगर वो अनुपालन नहीं करता है तो उसके लिए जुर्माना देना होगा। अब जुर्माना कैसे और क्या-क्या बातें इसमें शामिल हैं, तो कल्याण शुल्क का भुगतान में अगर विफलता देखने को मिल रही है, जो कल्याण शुल्क वहाँ पर सुनिश्चित किया गया है, 1% से कम देना है और अगर वो सही समय पर नहीं दिया गया, तो एक बार अर्थात तिथि के बाद अगर आपने नहीं दिया है तो 12% वार्षिक ब्याज लगेगा। साथ ही साथ फिर दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो फिर वहां पर समस्या होगी। क्या समस्या होगी? एग्रीगेटर द्वारा अधिनियम का पहला उल्लंघन यदि किया जाएगा तो 5 लाख रुपए का जुर्माना है और अगर दूसरी बार या फिर तीसरी बार इस तरह के उल्लंघन किए जाते हैं और ये इसको दोहराया जाता है तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब ये समझना ज़रूरी है कि गिग वर्कर कौन है। तो गिग वर्कर, जैसा कि ये कहा गया है, एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार मतलब आप अपनी सेवाएं कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपसी सहमति, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं होता, कोई अस्थाई वर्कर नहीं होता और न ही कोई अस्थाई मालिक होता है। आप जाते हैं प्लेटफॉर्म के आधार पर सेवाएं देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ जोमेटो, स्विगी या कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहा है। खास करके ब्लू कॉलर जॉब में ये स्थिति देखने को मिलती है, जो श्रम आधारित सेवाएं होती हैं। यहाँ पर मुख्य विशेषता ये है कि ये अस्थायी रोजगार है। संगठन की बात करें तो अल्पकालिक अनुबंधों के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरा हो जाए, मतलब जो सहमति बनी है वो पूरा हो जाए, उसके बाद जा सकते हैं। ये शब्द आया कहाँ से? दरअसल यह संगीत को दुनिया से ये शब्द आया है। कलाकार जो होते थे वो क्या करते थे? ये गिग्स बुक करते थे। बिग गिग्स बुक करने का मतलब ये है कि विभिन्न स्थानों पर एकल या अल्पकालिक कार्यक्रम करते थे और यहीं से गिग वर्कर नाम उभर करके आया और अब गिग इकोनॉमी शब्द ज़्यादा प्रचलित है। इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं जो व्यक्ति दे रहे हैं, बार बार इसकी चर्चा की जा रही है। साथ ही उदाहरण क्या आप देखेंगे तो जितने भी उदाहरण अभी तक हमने सुने हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी इत्यादि इत्यादि, राइट हैंडलिंग ऐप, फूड डिलीवरी ऐप और हॉलिडे रेंटल ऐप, ये सभी इसके उदाहरण है जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। गिग जो श्रमिक हैं, इनके दो समूह हैं। एक तो ये है जो प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं और दूसरे गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं। तो जो प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करें तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से जो सेवाएं देते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक की बात करें तो पारंपरिक क्षेत्रों में आकस्मिक वेतन वाले जो श्रमिक हैं, जैसे स्वयं के खाते वाले श्रमिक हैं, अंशकालिक या पूर्णकालिक जो कार्य करते हैं, उनको भी गिग वर्कर में शामिल किया जाता है। इन बातों को समझने के साथ साथ इनके सामने चुनौतियां क्या हैं उनको समझना ज़रूरी है, तब हम इनके समाधान पर बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने किया है प्रयास। सबसे पहली बात यह है कि इनकी परिभाषा है वो अभी तक अस्पष्ट है। केवल हम यही नहीं कह सकते कि जो प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं देते हैं वही गिग वर्कर हैं। अगर कहीं पर आप अस्थायी जॉब कर रहे हैं तो इसकी व्यापक परिभाषा ये कहती है कि आप गिग श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर स्पष्ट परिभाषा हो तो उसके आधार पर कोई कानून बना करके और उनको टारगेट किया जा सकता है। तो परिभाषा का अभाव है। लेकिन राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 जो आया है, इसमें परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि ये व्यक्ति गिग वर्कर होंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भी इसे परिभाषित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी परिभाषा अस्पष्ट है। सामाजिक सुरक्षा का इन्हें अभाव है। जैसे अगर आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप काम करते हैं, अगर सरकारी नौकरी करते हैं या जो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के तहत अगर रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, 10 से अधिक वहाँ पर वर्कर हैं और वो सब कुछ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करती है, तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य बीमा होगा, सेवानिवृत्ति योजना होगी, सेवारत जो अवकाश होता है, बेरोजगारी लाभ होता है, जो पारंपरिक कर्मचारी लाभ होते हैं, उन सभी को आपको सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इनके साथ ये सभी कंडीशंस लागू नहीं होते, क्योंकि यह नियमित श्रमिक नहीं है और नियमित श्रमिक नहीं है तो जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा और पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आपके हिस्से की बात। तो ऐसी स्थिति में इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए आप कहीं पर भी अपने आप को नियोजित किए, मतलब आप सेवाएँ देना शुरू किए। वहाँ पर माँग में जब कमी होगी तो डिलीवरी भी नहीं होगी, और डिलीवरी नहीं होगी तो एक विज़िट के आधार पर फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि आय अस्थिर है, सब कुछ भगवान भरोसे है या जिसे आप मानते हैं उनके भरोसे है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है, अर्थात भविष्य के लिए योजना का अभाव है। माँग में कमी अर्थात जो आय है वो अनिश्चित है। शोषणकारी प्रथाएँ हैं, तो जो नियोक्ता हैं या जो प्लेटफ़ॉर्म है वो शोषणकारी कुछ गतिविधियाँ अपनाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ₹100 की डिलीवरी हुई और इसमें निश्चित किया गया कि जो रेशियो होगा वो 80 या 80-20 का होगा। अब जो नियोक्ता है उसने कहा कि नहीं 85 होगा, 85 और 15 होगा। अब यहाँ जो डिलीवरी बॉय है और या गिग वर्कर है उसका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कई तरह से शोषणकारी प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। अनुचित वेतन के संदर्भ में मनमाने ढंग से खाता निष्क्रिय करना, जब मन करे उनका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पारदर्शी नीतियों की भी कमी है, और जो गिग श्रमिक हैं उनके लिए सीमित संसाधन हैं, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के इनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, कानूनी सुरक्षा को लेकर के लगातार चर्चा होती है। अब बात कानूनी सुरक्षा की, तो कानूनी सुरक्षा का भी अभाव है। जब इसकी परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है, तो फिर आप किस आधार पर उनको कहेंगे या कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करेंगे? तो ये कहा जा रहा है कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है, और ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत करने का मतलब ये है कि कानूनी सुरक्षा और इनके अधिकार कोई सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं। कार्य जीवन की बात करें तो वो जो कार्य कर रहे हैं और उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, दोनों में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। असंतुलन क्यों? कि कब कोई ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा। रात में भी सेवाएँ देते हैं, और दिल्ली तो पूरी रात में, और जो बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो पूरी रात जागती है, पूरी रात चलता है। तो यहाँ पर एक ये भी समस्या है कि गिग कार्य में लचीलापन है, और लचीलेपन की वजह से उनका व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है, कार्य भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ कौशल विकास की कमी है, अर्थात इन्हें वो स्किल नहीं मिला हुआ है जिससे ये अस्थायी रोजगार के रूप में या अपने आप को अस्थायित्व के तौर पर देख सकें, अस्थायी श्रमिक के रूप में देख सकें। वित्त तक पहुंच की बात करें तो इन्हें न तो ऋण मिल पाता है और क्रेडिट की समस्या होती है। जो इन्हें नियमित आय होती है, सॉरी, जो इन्हें अनियमित आय होती है, उस अनियमित आय की वजह से वित्तीय साधनों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती। जैसे आप बैंक में जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो बैंक आपसे पूछता है कि आप कैसे चुकाओगे मेरा जो दिया गया ऋण है, उसका आप आधार बताओ। तो आधार के लिए आप ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और ये मेरी सैलरी है, महीने के अंत में या महीने के शुरू में ये सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। और मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब ये है कि मैं उस सैलरी के बिहाफ पे लोन ले सकता हूँ और आपका चुकाने में सक्षम हूँ। लेकिन यहाँ तक तो आय ही अनियमित है। आज होगी, कल नहीं होगी, इसकी कल होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर ऋण लेकर के ये चाहें कि अपना कुछ रोजगार कर लें औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेकर के, तो वो नहीं कर सकते। अनौपचारिक क्षेत्र का विकल्प है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं और धोखाधड़ी के मामले भी देखने को मिलते हैं। तो ये बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब बात यहाँ पर है कि गिग वर्कर की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण क्या है? तो महामारी के बाद अधिकांश कंपनियां बंद हो गईं, और जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के बाद भी जो छोटे-मोटे उद्योग हुआ करते थे वो भी बंद हो गए। कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता मिल गई कोविड-19 के बाद, और काम करने की स्वतंत्रता के बाद अब जो कंपनियां हैं और जो नियोक्ता हैं धीरे-धीरे अपने कर्मचारियों को अनियमित कर्मचारी में तब्दील करते गए। अब जितना आप काम करेंगे उतना आपको भुगतान किया जाएगा। हालांकि ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है।
बेरोजगारी बढ़ने की वजह से असुरक्षा की भावना बढ़ी है और उस असुरक्षा की भावना ने तमाम तरह की गतिविधियों को जन्म दिया है जो प्रशासनिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। फिलहाल यहाँ पर कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता, जैसे वर्क फ्रॉम होम, आप कहीं पर भी हैं, आप सेवाएं दे सकते हैं। आवेदकों की विस्तृत श्रृंखला भी देखने को मिलता है, अर्थात बहुत ज़्यादा रोजगार की डिमांड है और लोगों को जो वेतन मिल रहा है उस वेतन से उनका जीवन नहीं चल रहा है। अतिरिक्त आय चाहिए और अतिरिक्त आय के लिए फिर ये विकल्प अपनाया जाता है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का लगातार विस्तार हो रहा है और कोविड-19 ने हमें सिखा दिया कि हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मोबाइल से हमने काम करना शुरू कर दिया, तो इसके प्रसार से भी इसका दायरा बढ़ा है। साथ ही साथ भौतिकतावादी जो जीवन है, हम चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाएं, अर्थात ऑफिस में जा कर के 8 घंटे या जो भी एक टाइम निर्धारित है हम उसमें बैठ कर के काम करना नहीं चाहते। स्वाभाविक सी बात है कि फिर इससे आपको सहूलियत तो दी जा रही है, लेकिन आपका जॉब भी अनिश्चित हो रहा है। साथ ही जो छोटे संगठन हैं उनके उनके लिए सुविधाजनक ये बना देते हैं। छोटे संगठन क्या करते हैं, टारगेट बेस्ड काम करवाते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं और वो ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं। अधिक काम के लिए अधिक आय की बात होती है कि जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको आय मिलेगा। तो ये प्रेरित करने की बात तो है, लेकिन इसमें अनिश्चितता भी देखने को मिलती है जो हम लोगों ने पहले भी समझा। इससे नियोक्ता को लाभ है। नियोक्ता को लाभ इसलिए है क्योंकि उसे न तो नियमित कर्मचारी रखना पड़ता है और न ही जो सरकार के मानदंड हैं उन मानदंडों के अनुसार उन्हें जो भी सामाजिक सुरक्षा देना होता है वो उपलब्ध कराते हैं। उनकी बचत होती है। सभी के लिए काम की बात होती है कि जो चाहे वो काम कर सकता है, चाहे बड़ा हो, अनुभवी हो, नहीं हो, वो काम कर सकता है। तो इन सभी कारणों से जो गिग वर्कर है उनकी लगातार भारत में संख्या बढ़ रही है। अब इन बातों को समझने के बाद भारत और गिग अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2020 में 7.7 मिलियन कर्मचारी थे। नीति आयोग ने बताया कि 2029 तक लगभग ये बढ़ करके गिग वर्कर बढ़ करके इतने मिलियन कर्मचारी 23.5 मिलियन कर्मचारी हो सकते हैं। गिग इकॉनमी होने की उम्मीद ये भी कहा जा रहा है कि लगातार वृद्धि होगी। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 47% गिग वर्कर कार्य कर रहे हैं। ये जो हैं मध्यम कुशल नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे संबंधित जो नीति आयोग का एक डेटा प्रकाशित किया गया है, नीति आयोग से संबंधित बातों को देख लेते हैं, इन डेटा को देख लेते हैं। ये 2020 का डेटा है। इसमें क्या बताया गया है, जो रिटेल ट्रेड और सेल्स में काम करने वाले हैं 26.6 लाख हैं। ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले इतने लोग हैं। फाइनेंस और इंश्योरेंस में काम करने वाले इतने लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले इतने हैं और एजुकेशन में इतने लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और जो ये बातें बताई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि कितने लोग लो स्किल वाले हैं, मीडियम स्किल वाले हैं और हाई स्किल वाले लोग हैं। यहाँ पर देखिए मीडियम स्किल वाले 47% हैं, 31% यहाँ पर लो स्किल वाले हैं और हाई स्किल वाले यहाँ पर 22% हैं। तो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर श्रमिकों की एकाग्रता में कमी भी देखने को मिल रही है और इस वजह से भी ये समस्या देखी जा रही है। लगभग 22% जो लोग हैं वो उच्च कुशल वाली नौकरियों में शामिल हैं। लगभग 31% यहाँ पर कुशल नौकरियों वाले लोग हैं। अब इनकी बात अगर करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है उच्च कुशल वाले जो श्रमिक हैं इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के साथ साथ उम्मीद यह जताई जा रही है कि मध्यम कौशल का वर्चस्व वर्ष 2030 तक जारी रहेगा। अन्य कौशल के साथ गिग वर्कर में लगातार वृद्धि होने की संभावना जाहिर की जा रही है। इसी से संबंधित बातें अगर देखें तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वही बातें गिग इकॉनमी के संदर्भ में बताया जा रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और प्लेटफॉर्म आधारित अर्थात जो भी एप्लीकेशन आधारित सेवाएं हैं किसी व्यक्ति ने बुक किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये व्यक्ति डिलीवरी देना जा रहा है। ये सब बातें साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि कैसे ये वृद्धि हो रही है। तो 2023 में ये बताया जा रहा है कि कैसे ये वृद्धि होने की संभावना है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पर गिग वर्कर के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ और कदम उठाए गए हैं। ये तो हम लोगों ने राजस्थान सरकार की बात की। भारत सरकार ने क्या कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात किया जाए, वर्ष 2020 लाया गया था। जीवन और विकलांगता को इसमें कवर किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ
सामाजिक सुरक्षा योजना ये हेतु परिकल्पना की भी बात की गई और यह भी कहा गया कि इसमें हम आय सुरक्षा देंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया ई श्रम पोर्टल पर कोई जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, आप व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की बात यहाँ पर कही गई कि हम एक व्यापक डेटाबेस बनाएंगे और इस डेटाबेस के माध्यम से जो गिग प्लेटफॉर्म श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनको इसमें रजिस्टर करना होगा, खुद को पंजीकृत करने की अनुमति होगी। संबंधित अगर बात किया जाए तो लगभग 400 व्यवसाय इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के साथ साथ ये देखिए सेवाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब रजिस्टर करने के बाद अन्य देशों में अगर बात किया जाए कि ये जो गिग वर्कर हैं उनका डेटा क्या कहता है, वहाँ पर इनसे संबंधित कौन सी सुरक्षा योजनाएं हैं या कैसी सुरक्षा दी जाती है। वर्ष 2021 में यूके में सुप्रीम कोर्ट ने, यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूके रोजगार अधिकार अधिनियम 1996 इसके आधार पर कहा था जो उबर ड्राइवर हैं उनको श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया जाए। साथ ही साथ जर्मनी की बात करें तो अस्थायी रोजगार अधिनियम की बात करता है और समान वेतन समान व्यवहार की बात करता है कि जो गिग वर्कर हैं उनके साथ किया जाना चाहिए। सिंगापुर की बात करें तो विधायी परिवर्तन हेतु एक प्रस्ताव लाया गया है और प्रस्ताव में ये कहा गया है कि श्रमिकों को कार्य चोट या बीमा पेंशन कवर इत्यादि का विस्तार करने की बात इसमें कही गई थी। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न को भी देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में कब प्रश्न पूछा गया है। चूंकि इससे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, टेस्ट में आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2021 में 150 शब्दों में पूछा गया था कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें। तो आप इससे को रिलेट करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं की भूमिका की बात की गई है, लेकिन आधी बातें जो हम लोगों ने गिग वर्कर के बारे में समझा, उनकी परिभाषा और उनके लिए किए गए प्रावधानों के बारे में जो 2020 में लाया गया, राजस्थान सरकार ने जो प्रस्तावित किया है, उन सब के बारे में हमने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।